Hello everyone. As I announced on social media that I am going to start a series of video lectures that I will upload on YouTube. So here is the beginning. Firstly, we will go with the sentence and its components. As you all know, what is a sentence? Sentence क्या होता है? The meaningful group of words containing subject and predicate is known as the sentence, right? सेंटेंस हम कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, राइट, बट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ अल्फाज लिख दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, ये एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी तरह से अगर इसको हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख लें, ग्राउंड, प्ले, ऑन, द, ही, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है लेकिन सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो मीनिंगफुल हो, राइट, सेंस दे और उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हो, ठीक है, तब आप उसे सेंटेंस कहोगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट? यूजुअली कहा जाता है, एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है, डूअर ऑफ एन एक्शन। अब डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब काम को करने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही हैज बॉट अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम द गिफ्ट शॉप, तो यहाँ पे इसने, ठीक है, इसने क्या किया, खरीदा। क्या खरीदा? गिफ्ट खरीदा, ठीक है। तो इसने काम किया, कौन सा काम किया? खरीदने का काम किया। तो खरीदने का काम किसने किया? इसने किया। तो ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, हम इसे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ डूअर ऑफ एन एक्शन ही सब्जेक्ट होता है? मतलब जो सिर्फ काम ही करे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर मैं लिखूं कि आई एम अ टीचर, अगर मैं लिखता हूं आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई आपको पता है सब्जेक्ट है, ठीक, और बाकी क्या है? प्रेडिकेट, राइट। और इस प्रेडिकेट में भी हम एनालाइज करें तो आपको यहाँ पे एम मिल रहा है जो लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजंक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अ टीचर, ये टीचर यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ पे बताना ये है आपको, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है आई एम अ टीचर, आई इज डूइंग नथिंग है। आप इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो देयर इज नो एनी वर्ब, राइट, नो एनी एक्शन, आई कोई भी काम नहीं कर रहा, आई जस्ट अपनी स्टेट बता रहा है, आई एम अ टीचर। ये जो कॉम्प्लीमेंट क्या बता रहा है यहाँ पे? स्टेट बता रहा है कि आप क्या हो, मैं टीचर हूं, ठीक है। तो मतलब काम तो यहाँ पे कोई नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कहा है कि आई एम टीचिंग। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, इफ आई से आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे टीचिंग क्या है? वर्ब है। तो फिर आई सब्जेक्ट, इस डेफिनेशन के हवाले से आपको समझ में आएगा डूअर ऑफ एन एक्शन। भाई ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, क्यों ये काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे तो स्टेट है, आई एम अ टीचर, ये आई क्या है? टीचर है, इसकी स्टेट है, ये कोई काम नहीं कर रहा। फिर ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो इसकी जो ये डेफिनेशन है, ये हम इस तरह से कह लें, एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट भी है। सिर्फ डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, वो भी सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, या जिसका स्टेट बताया जा रहा है, या जिसकी एग्जिस्टेंस बताई जा रही है। अगर मैं कहूँ कि ही इज इन द क्लास, ये क्लास में है, ठीक है। अब ये भी कोई काम नहीं कर रहा, इसकी हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि ये कहाँ है? इन द क्लास, तो ये इसकी मौजूदगी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वर्ब भी नहीं आ रहा, जहाँ पे एक्शन ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पे एक्शन को करने वाला कहाँ होगा? तो स्टेट जिसकी बताई जाए, ठीक है, या जिसका एग्जिस्टेंस बताया जाए, वो भी जो है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या जिसका एक्शन बताया जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। तो इसकी आप कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हो, डू ऑफ एक्शन और समथिंग और समवन whose state or existence is shown
इन अ सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि या तो डूअर ऑफ एन एक्शन हो, सेंटेंस के अंदर जो काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा या कोई ऐसी चीज़ जिसका स्टेट या एग्जिस्टेंस बताया जाए, वो भी क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर प्रेडिकेट देखते हैं। फिर प्रेडिकेट को एनालाइज करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। सो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको इरेज करें। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, इफ आई से दैट दे आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं, ठीक। तो इसमें दे क्या है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो ये डू ऑफ एन एक्शन है। कौन सा एक्शन कर रहा है? खेलने का, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी पार्ट बच जाता है उसे आप कहते हो प्रेडिकेट, ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इफ आई से ही इज अ वेल नॉन डॉक्टर ऑफ अ सिटी, ये हमारे शहर का एक मशहूर डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या है? ये है सब्जेक्ट, और ये जो ओवरऑल बाकी पार्ट बच जाता है सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जो ही के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है? प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस के अंदर, जैसे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, जिसका स्टेट बताया जा रहा है, या फिर जो एक्शन कर रहा है, तो ठीक है, तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन जहाँ पे उसका स्टेट बताया जा रहा है, जिस पार्ट में उसका जो है एग्जिस्टेंस बताया जा रहा है, या जिस पार्ट में उसका एक्शन बताया जा रहा है, उस पार्ट को आप कहोगे प्रेडिकेट। मीन्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, आप उसको क्या कहते हो? प्रेडिकेट। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप उसको कह सकते हो द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का पार्ट है जो क्या करता है? टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट बताता है उसको आप कहते हो प्रेडिकेट। अब जो प्रेडिकेट है उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम उसे एनालाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेडिकेट में आ गया है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आ गया है लेक्सिकल वर्ब, यहाँ आप इसको जो है मेन वर्ब भी कहते हो। यहाँ पे जो है अगेन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे से हेल्पिंग वर्ब को आप कहोगे लिंकिंग वर्ब। वाई लिंकिंग वर्ब? बिकॉज इट इज लिंकिंग सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। नाउ वेल नॉन डॉक्टर, it is a compliment, ठीक है। how? so we will discuss it. and of a city, it is adjunct। तो ये अब आपने एनालाइज करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि प्रेडिकेट है, उसके भी पार्ट्स होते हैं। अब प्रेडिकेट पढ़ लिया, अब उसके पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी तरह से प्रेडिकेट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम जो है वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ब? तो वर्ब यूजुअली कहते हैं कि जो है वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन यूज़ होती है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है। ऐसा वर्ड जो एक्शन बताता है वो क्या है? वर्ब है। ये एक आमतौर पे ये डेफिनेशन ली जाती है, एक शॉर्ट डेफिनेशन कह लें, ठीक है। जिस तरह से मैं कह लूँ दैट आई एम राइटिंग ऑन अ वाइट बोर्ड, ठीक है। मैं एक वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे जो है
ये है सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एम और राइटिंग ऑन अ वाइट बोर्ड। अभी सब्जेक्ट एक काम कर रहा है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या कह रहा है, लिख रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है, लिखने का। तो आप कहोगे ये क्या है, वर्ब है। लेकिन वर्ब को जो असिस्ट करता है उसकी टाइमिंग बताने के लिए कि लिख रहा है लेकिन कब, ये एक्शन कब हो रहा है, तो टाइम बताने के लिए यहाँ पे आप यूज कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो इस एक्शन का टाइम बता रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। यहाँ कहीं इसका जो टेंस बता रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से वर्ब यहाँ पे एक्शन बता रहा है, यहाँ पे भी वर्ब है जो एक्शन बताने वाले वर्ब का टेंस बता रहा है। इसको हम कहेंगे ये वर्बल फ्रेज है, ठीक है। ये क्या है, वर्बल फ्रेज है जिसके अंदर वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्ब ओवरऑल क्या क्या करता है। या फिर आप देखो कि जैसे मैं कह लूँ, इफ आई से ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये एक शागिर्द है। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब वर्ब क्या है, एक्शन तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, और इज क्या है, इज यहाँ पे है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब ये बता क्या रहा है, स्टेट बता रहा है ही की, कि ही क्या है, ही एक स्टूडेंट है, एक शागिर्द है। तो एक्शन तो नहीं बता रहा है, तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है। कहीं पे ये क्या बता रहा है, हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, क्या बताने के लिए, टाइम या टेंस बताने के लिए, ठीक। कहीं पे ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। मतलब स्टेट या एग्जिस्टेंस बता रहा है, मतलब इसकी स्टेट या इसकी एग्जिस्टेंस बताने के लिए ये वर्ब लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को टू द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता, ठीक है। वर्ब इज समथिंग दैट डज एन एक्शन or helps a main verb in showing its time when the action happens, and as well as it shows or it links a subject with a complement in the case of linking verb. So let us write this complete definition of the verb. Verb shows action, time, links a subject with a complement, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन हम कह लें कि वर्ब की आ गई, कि वर्ब क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, या लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को किससे, कॉम्प्लीमेंट से। तो ये तीन चीज़ें अगर जो आप देख लें तो ओवरऑल वर्ब यही करता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, तो एक्शन बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। यहाँ फिर मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब होता है, एक्शन बता रहा है, ठीक है। यहाँ फिर जो है ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। अब इस तरह से वर्ब के तो और भी टाइप हैं, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर चाहे आप इसमें जो है कि आप एक्शन को देख लें तो एक्शन कौन सा, फिजिकल अगर चाहे वर्क हो रहा है तो इस तरह से डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, ठीक है, या आप उसको एक्शन वर्ब्स बोल सकते हैं। और दूसरा जो है स्टेटिव वर्ब्स होता है। तो वर्ब के दीगर टाइप्स भी हैं। ये जब हम वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब की जो है बाकी कैटेगरीज हैं वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट सिंपली आपने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है, क्योंकि प्रेडिकेट को हम एनालाइज करें कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बताया कि वर्ब जो है क्या क्या काम कर सकता है सेंटेंस के अंदर। बाकी इसके जो टाइप्स हैं वो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ेंगे तो फिर सारे टाइप्स पढ़ लेंगे कि एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, हाँ, या फिर ऑक्सिलरी में फिर मॉडल वर्ब्स भी आ गए, ठीक है, या टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर इज, एम, आर, हैज, हैव, ये आ गए। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। क्या अब दूसरा जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर मैं कहूं लाइकवाइज, इफ आई सी he is reading a book, ठीक है, ये किताब पढ़ रहा है।
अब यहाँ पे आप देखो कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इज अभी अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग क्या है, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब है, तो मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है इन शोइंग इट्स टाइम that when the action is happening in the present time. He is reading a book, it means he is reading a book now. तो ये कौन बता रहा है, is बता रहा है, ठीक है, ये टाइम शो कर रहा है। अब अब बुक यहाँ पे क्या है, तो ये जो एक्शन हो रहा है इसको रिसीव कौन कर रहा है, ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है, बुक पे, तो यहाँ पे अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट की आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। एक्शन को जो रिसीव करता है हम कहेंगे वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक्शन को रिसीव करने वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर और कोई हम सेंटेंस लिखें, लाइकवाइज शी मेड मी अ टी, ठीक है, शी मेड मी अ टी। अब इसकी माना ये नहीं है कि इसने मुझे चाय बनाई, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है कि इसने मेरे लिए चाय बनाई, ठीक। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, शी मेड टी फॉर मी, ठीक है, शी मेड मी टी शी मेड टी फॉर मी, ठीक। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब इसने मेरे लिए चाय बनाई, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में देखें, अगर आप यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को एनालाइज करते हो, ये वर्ब है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अब मी और टी, अगेन टी देन फॉर मी। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो आप हम वर्ब को जो रिसीव कर रहा है, जैसे हम कहें कि शी मेड मी अ टी या शी मेड टी फॉर मी, तो इसने मेरे लिए चाय बनाई। इसने बनाया क्या, चाय बनाई, तो इसने एक्शन किया, किस पे किया, चाय पे किया, ठीक है, तो हम कहेंगे चाय तो ऑब्जेक्ट है, ठीक, चाय क्या है, चाय ऑब्जेक्ट है। फिर कहेंगे किस लिए बनाई, मेरे लिए बनाई, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली तो वो मी ने ही एक्शन रिसीव किया, मतलब वो एक्शन जो हुआ था, हुआ किसके लिए था, एक एक्शन किस पे हुआ था, एक एक्शन किसके लिए हुआ था, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हुए, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। लेकिन अब रिसीवर ऑफ एन एक्शन मेरे लिए मतलब हुआ है काम, तो आई एम रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस पे हुआ है वो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन। एक होता है जिस पे डायरेक्ट काम हो रहा है, तो जिस पे हुआ है, जिसके लिए हो रहा है, तो इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली उसके लिए काम हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वो भी रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। तो हम कहें कि अगर मेरे लिए काम हुआ है तो मैं भी क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी कैटेगराइज करेंगे कि जहाँ पे जिसने जो है, जहाँ पे डायरेक्टली काम हुआ है, डायरेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तो हम कहेंगे वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जहाँ पे जो है जिसने इनडायरेक्टली रिसीव किया है एक्शन को, तो हम कहेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से टी यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आप उनका जो है, इसको मैं आईडी कर देता हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। जब पहले तो अगर आप इस तरह से रखते हो कि इस वर्ब के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हो और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हो, तो आपने इसी तरीके से लिखना है कि वर्ब के बाद आपने जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना है। लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखना है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ जो है प्रीपोजिशन लगाए लेगा, ठीक है। तो इसके आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरे एग्जांपल्स में भी इसको जो है आपको समझाता हूँ। इसको हम रेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल शी बॉट मी अ गिफ्ट, ठीक है, शी बॉट मी
अ गिफ्ट। अब यहाँ पे शी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बॉट ऑब्वियसली वर्ब हो गया, ठीक है। मी एंड अ गिफ्ट, अब इसने खरीदा, क्या खरीदा, डायरेक्ट एक्शन किस पे हुआ है, गिफ्ट पे, तो गिफ्ट क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली खरीदा किसके लिए है, मेरे लिए। सो दिस एक्शन हैपेंड फॉर मी, दिस एक्शन हैपेंड ऑन गिफ्ट, द प्रोसेस ऑफ बाइंग हैपेंड ऑन गिफ्ट, सो गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हैपेंड फॉर मी, सो आई एम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, शी बॉट अ गिफ्ट, शी बॉट अ गिफ्ट। तब आप क्या करो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है आपने अगर लास्ट में ले जाना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन लेगा, तो फॉर मी, ठीक है। शी बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, तो यहां पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। अगर आप डिफाइन करना चाहो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो कि समथिंग ऑन विच एक्शन इज डन, समथिंग ऑन विच एक्शन is done is called direct object, ठीक है, a direct receiver of an action। indirect object आप इसको कह सकते हो, ठीक है, someone for which action is done, जिसके लिए काम हो, someone for which the action is done is called obviously indirect object, ठीक है, आर indirect receiver of an action, जिसके लिए काम हो रहा है वो indirect object और जिस पे काम हो रहा है वो direct object, ठीक। अब कुछ कंपोनेंट्स है, जिसी तरह से आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, एडजंक्ट ले लें, ठीक है, एडजंक्ट पढ़ लेते हैं। एडजंक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई हम सेंटेंस लिखें, आई एम डिलीवरिंग a lecture in the class, ये एक सेंटेंस लिखा है, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको पता है कि आई क्या है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, ठीक है। एम डिलीवरिंग एक वर्बल फ्रेज है जिसमें एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब कौन सा है, डिलीवरिंग। अच्छा, यहाँ पे है आई लेक्चर। अब ये मेन वर्ब मतलब एक्शन, तो जो एक्शन कौन सा, डिलीवर करने का, क्या डिलीवर करने का, किस पे एक्शन हो रहा है, लेक्चर पे, लेक्चर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब लेक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब लेक्चर है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो डिलीवर होने का जो एक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इन द क्लास, क्लास में। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जा रहा है ना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है जो बता रहा है कि एक्शन कहाँ हुआ, इन द क्लास। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट, इसको हम क्या जो है टाइटल देंगे, इसको हम कहते हैं एडजंक्ट। वाई एडजंक्ट, एडजंक्ट क्या, एडजंक्ट क्यों, क्योंकि एडजंक्ट होता है एक्स्ट्रा पार्ट इन अ सेंटेंस। क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट इन अ सेंटेंस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूं तो आप कहोगे एक्स्ट्रा पार्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वो क्या है, इज कॉल्ड एडजंक्ट। अब इसको अगर चाह आप हटा भी दो, एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि इसको आप हटा भी दो, तो ये जो मेन चीज़ है कि आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, ये पता चल रहा है। आपको कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सो यू से आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, दैट मीन्स द
Main thing is to tell what you are doing right now. As someone has asked you, what are you doing? You are delivering a lecture, right? In the class is something extra that you have told that person who asked you what are you doing. You said I am delivering a lecture in the class. It is something extra that can be removed in a sentence. You can remove it without altering or changing the meaning of the sentence. If you remove it and you say I am delivering a lecture, there will be no any effect on the sentence. Sentence will be as it means there is a less information in this sentence now, but still the meaning or the grammar of the sentence is not changed, so it is adjunct. You can say extra part in a sentence that can be removed, जिसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप जो है इरेडिकेट कर सकते हो, जिसको आप ओमिट कर सकते हो, बट उसमें ग्रामर जो है इस सेंटेंस की वो चेंज नहीं हो रही, मीनिंग जो है इस सेंटेंस की वो चेंज नहीं हो रही। ऐसे आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो है रिमूव कर लूँ तो ग्रामर में फर्क आ रहा है ना, ठीक है। आप लेक्चर दे रहे हो, ठीक है, सो आप अगर जो है लेक्चर दे रहे हो तो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, सो ये डिस्क्राइब कर रहा है द सिंगुलरिटी ऑफ योर लेक्चर। अब इसको रिमूव करते हो तो ग्रामेटिकली वो है अनफिट हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। आप यहाँ पे एम है, इसको जो है ओमिट कर लो तो यहाँ पे भी फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, आप एम को ओमिट कर देते हो, डिलीवरिंग ठीक है एक्शन तो हो रहा है कि लेक्चर देने का एक्शन, लेकिन वो किस टाइम हो रहा है, अभी मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है एम। इसको अगर मैं इरेडिकेट कर दूँ तो सेंटेंस पे फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग पे या सेंटेंस की ग्रामर पे फ़र्क नहीं आ रहा, आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो। दैट कैन बी रिमूव्ड, you may say without altering or changing the meaning or grammatical sense of a sentence। सेंटेंस का ग्रामेटिकल सेंस चेंज किए बिना, सेंटेंस की मीनिंग को अल्टर किए बिना अगर आप किसी पार्ट को रिमूव कर पा रहे हो तो वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या कहलाएगा, एडजंक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे एडजंक्ट आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अब हम कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट एंड द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, अब इसको हम जो है इरेज करते हैं। What is the complement? देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक लर्नर, ठीक है, ये बहुत पुरजोश लर्नर है, ठीक। अच्छा, या फिर मैं कह देता हूँ कि a teacher called me clever, ठीक है, एक उस्ताद ने मुझे होशियार कहा, राइट। अब यहाँ पे देखें, या फिर और कोई सेंटेंस ले लें, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, कुछ सिंपल सेंटेंस। यहाँ आप कह लो यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, ठीक। अब देखें इस सब सेंटेंसेस के अंदर जैसे शी ये आ गया, सब्जेक्ट है ये, या फिर अ टीचर ये क्या है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। आई अगेन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, ठीक। ये कुछ सेंटेंसेस लिए, बाकी जो पार्ट बच रहा है वो सारे क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा, इस प्रेडिकेट में भी अगर आप देखो तो इज़ क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं
तो इस किसको हेल्प कर रहा है? किसी को नहीं। ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है किससे? बाकी जो पार्ट बचा है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट? वो पढ़ते हैं। इससे लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है। तो आप इसे कहोगे ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इस तरह से अ टीचर कॉल्ड मी क्लेवर, अगेन कॉल्ड मी। अब कॉल्ड तो ऑब्वियसली एक्शन है, किसी को कुछ कहना। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? लेक्सिकल या मेन वर्ब है। मी ऑब्वियसली किसको कहा? एक्शन किसने रिसीव किया डायरेक्टली? यहाँ पे मी क्या है? यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे बच क्या रहा है? बच ही रहा है क्लेवर। कि क्लेवर क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्लेवर क्या है? आई एम इन द क्लास। अगेन आई एम इन द क्लास, एम के बाद मेन वर्ब नहीं है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का उससे। तो ये पार्ट क्या है? इन द क्लास, ये क्या है? पार्ट। ठीक है, या फिर आप कह लो यू आर अ डॉक्टर। अगेन आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा जिसको आर हेल्प करेगा, तो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को बाकी पार्ट से। किससे? अ डॉक्टर से। तो फिर अ डॉक्टर क्या है? ठीक, तो ये जो पार्ट्स इस पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, देखो अ वेरी एंथुसियास्टिक लर्नर। अब ये अ वेरी एंथुसियास्टिक लर्नर क्या है? क्योंकि ये तो अब एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है किसके साथ लगा है? लर्नर के साथ। तो बेसिकली ये लर्नर को ही जो है मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट इसके साथ आ रहा है, तो ये क्या है? लर्नर क्या है? मतलब ये सारा पार्ट आ गया उसके साथ। तो अब देखो शी इज, यहाँ के लिए शी इज अ लर्नर, शी इज अ वेरी एंथुसियास्टिक लर्नर, शी इज अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। तो जो ये इज लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को जिसके साथ, जिस पार्ट के साथ जो यहाँ पे बता रहा है स्टेट। यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टेट, कि वो क्या है, उसका स्टेट क्या है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं इफ आई से दैट ही इज अ रिच मैन, तो रिच, यहाँ पे रिच मैन क्या आ गया? ये उसका स्टेट है। या ही इज अ पुअर बॉय, तो अ पुअर बॉय, ये पुअर बॉय वहाँ पे क्या आ गया? उसका स्टेट है। ठीक है, तो इसी तरह से शी इज अ लर्नर, तो लर्नर इसका क्या है? स्टेट है। तो स्टेट जो है जहाँ जिसमें जो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर क्या बताएं? स्टेट बताएं। ठीक है, तो उसको आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन होता तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है ना सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अ टीचर कॉल्ड मी, तो अ टीचर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब ही नहीं है, एक्शन ही नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो एक्शन को रिसीव करने वाला कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं था, एक्शन को कोई रिसीव नहीं कर रहा, एक्शन हो भी नहीं रहा, तो यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है। तो जो स्टेट बताने वाले वर्ड्स हैं इसको आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट है वो या तो नाउन होते हैं या तो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, या नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो आप लर्नर, ये नाउन है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये स्टेट बता रहा है। अब अगेन अ टीचर कॉल्ड मी क्लेवर, तो क्लेवर यहाँ पे जो है ना, वैसे तो ये जो है एडजेक्टिव है, मैंने जैसे कहा कॉम्प्लीमेंट या नाउन या एडजेक्टिव होता है, लेकिन बताता क्या है? या स्टेट या एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे अगेन स्टेट बता रहा है कि क्लेवर होशियार है, ये स्टेट है, ही इज क्लेवर, ही इज डम्ब। तो अब ये जो है कॉम्प्लीमेंट तो है, स्टेट तो बता रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव। इसकी भी कैटेगरी होती है कि कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? तो शी इज अ लर्नर, फासे अ वेरी एंथुसियास्टिक लर्नर, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, स्टेट बता रहा है। लेकिन स्टेट किसकी बता रहा है? ये स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट की। हु इज क्लेवर? शी इज क्लेवर। तो आप जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट, तो आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे स्टेट बताया जाए यहाँ पे एग्जिस्टेंस बताया जाए। लेकिन फर्दर इसको भी हम कैटेगराइज करें, दो कैटेगरी में रख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कि लर्नर है, कौन लर्नर है? शी, सब्जेक्ट लर्नर है, तो आप इसको कह सकते हो ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा उसको डिफाइन करे या सब्जेक्ट को बताए। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। उसी तरह से ही अ टीचर कॉल्ड मी क्लेवर, तो क्लेवर ऑब्वियसली स्टेट है, स्टेट है तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से है? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट बताई जा रही है, लेकिन किसकी स्टेट बताई जा रही है? मी की।
ठीक है। अ टीचर, टीचर ने कहा किसको, मुझे, क्लेवर होशियार, तो किसको कहा, मुझे कहा। होशियार कौन है, मैं हूं, तो ये मैं यहाँ पे होशियार है, तो ये क्लेवर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगेन जो है ज्यादा डिफाइन कर रहा है। ठीक, उसी तरह से आई एम इन द क्लास, अब ये मेरी एग्जिस्टेंस है, ये मेरी क्या है, एग्जिस्टेंस है, मेरी मौजूदगी है, तो मौजूदगी कहाँ पे, क्लास, क्लास क्या है, नाउन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरी मौजूदगी क्या है, क्लास में। तो अब ये पार्ट क्या हो गया, इसको भी आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट। एक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गया ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, एग्जिस्टेंस बता रहा है। इसी तरह से अगर आप कहो यू आर अ डॉक्टर, अगेन ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आप कैटेगराइज करना चाहो तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, यू आर अ डॉक्टर, कौन डॉक्टर है, यू, सब्जेक्ट, तो आप कहोगे ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये आपने यहाँ पे सीखा। हम इसको जो है इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, इट इज, ये मार्कर वर्क नहीं कर रहा, ब्लू यूज कर देते हैं, इट इज यू मे से नेसेसरी part of a sentence that express, state or existence in a sentence। सेंटेंस में जो स्टेट और एग्जिस्टेंस बताए, आप उसको क्या कहते हो, आप उसको कहते हो कि वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये जो है मोस्टली क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट मोस्टली या होता है नाउन या होता है एडजेक्टिव। इफ आई से शी इज ब्यूटीफुल, सो यहाँ पे शी इज ब्यूटीफुल, शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि स्टेट है शी की। तो स्टेट या एग्जिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, वो या नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। और अगर सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो आप उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हो, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हो। यहाँ पे मैंने इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि एक एडिशनल पार्ट है ये भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सेंटेंस को फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है। इस तरह से आपको जो है इसको हम एडिशनल अगर कहें या फिर इसको कहें कि ऐसा पार्ट जो क्या है कि सेंटेंस को बेसिकली कंप्लीट कर रहा है। तो आप सेंटेंस को कंप्लीट करें तो फिर मैंने आपको एडजंक्ट पढ़ाया एक एक्स्ट्रा पार्ट, वो भी वैसे जो है सब्जेक्ट को ज़्यादा जो है एक्सटेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बता रहा है, या फिर जो है पूरा सेंटेंस को ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन वो क्या था, वो एक असेसरी पार्ट था। असेसरी पार्ट मतलब ऐसा जिसको रिमूव किया जा सकता है। ये नेसेसरी पार्ट है। नेसेसरी पार्ट वो जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, जैसे एडजंक्ट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं, इसको आप रिमूव नहीं करोगे। इसको आप रिमूव करोगे तो सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये एक नेसेसरी पार्ट होता है। ठीक है, जो बताता क्या है, स्टेट या एग्जिस्टेंस। अब आते हैं जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आप कह लें द कॉम्प्लीमेंट द पार्ट ऑफ सेंटेंस are the words that redefines a subject, जो सब्जेक्ट को रीडिफाइन करें। ठीक है, पहले आपने कह लिया कि सब्जेक्ट बता दिया, लेकिन फिर वापस से बता रहे हो कि वो सब्जेक्ट अगेन वो क्या है, शी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक एंथुसियास्टिक लर्नर है। टीचर कॉल्ड मी क्या कहा मुझे, क्लेवर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगेन रीडिफाइन कर रहा है। ठीक है, यू मे से जस्ट डिफाइंस। ठीक है, इफ वी डू नॉट डिफाइनिंग इट अगेन एंड अगेन, यू मे से डिफाइंस। ठीक है, सो द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिफाइंस अ सब्जेक्ट इज called a subject complement। ठीक है, इसी तरह से आप अगर कहो द पार्ट ऑफ सेंटेंस
अब अगर सच कहो व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सो यू मे से द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करे, आप उससे क्या कहोगे, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहोगे। एग्जांपल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के और जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। हाँ, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे और फंक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शंस।